नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर 8 हमारा पर्यावरण। लेकिन शुरू करने से पहले जो है आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक क्या क्या कार्य है? देखिए, उत्पादक जो है सूर्य प्रकाश को ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करता है और जिसका उपयोग उपभोक्ता भोजन के रूप में करता है। दूसरा प्रश्न है कि आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव हैं, उसमें एक पथीय प्रवाह जो होता है, ऊर्जा का होता है श्रृंखलाबद्ध तरीके से और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जीवों की इसी श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देकर विभिन्न पोषी स्तर को बताएं। देखिए, आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर जो है भोजन का स्थानांतरण होता है। यानी आहार श्रृंखला में अनेक स्तर पाए जाते हैं और हर स्तर पर जो है भोजन का स्थानांतरण होते रहता है निचले स्तर के रूप में। और आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को हम पोषी स्तर कहते हैं। जैसे देखिए, ये घास है, घास को प्रथम पोषी स्तर कहा जाता है। इसके बाद घास को खाएगा कीट, कीट को कहा जाएगा द्वितीय पोषी स्तर। कीट को खाएगा मेढक, मेढक को कहा जाएगा तृतीय पोषी स्तर और मेढक को खाएगा सांप, इसे कहा चतुर्थ पोषी स्तर और गिद्ध हो जाएगा उच्चतम श्रेणी के पोषी स्तर। चौथा प्रश्न है कि आहार जाल का निर्माण कैसे होता है? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में जो है एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती है और ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आरे तिरछे जुड़कर एक जाल सा बनाती है। इन्हीं पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव पाए जाते हैं वो आहार श्रृंखला है। उस आहार श्रृंखला जो है हमेशा सीधी न होकर आरे तिरछे एक दूसरे से जुड़े हुए होती है, जो एक जाल सा बनाती है। इसी आहार श्रृंखला को हम कहते हैं आहार जाल। पांचवा प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में अपघटनकर्ता की क्या भूमिका होती है? देखिए, अपघटनकर्ता जो है मृत पौधे और जंतुओं का अपहरण करते हैं। जो मृत हो पौधे हो या फिर जंतु हो उसका अपहरण करते हैं और इससे उत्पन्न जो पोषण और गैस निकलेगा वो उससे वातावरण में पुनः छोड़ देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। छठा प्रश्न है कि उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर है? देखिए, उत्पादक और उपभोक्ता में निम्न अंतर पाए जाते हैं। पहला है कि उत्पादक जो है भोजन का संश्लेषण करते हैं, जबकि उपभोक्ता जो है उत्पादक और उनके विभिन्न उत्पादों को खाते हैं। दूसरा है कि सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, जबकि सभी जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी जितने भी उत्पादक है, वो सभी भोजन का संश्लेषण करते हैं, जबकि जो उपभोक्ता है, वो उसके उत्पाद को खाते हैं। और दूसरा, सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, जबकि उसको खाने वाले जितने भी जंतु हैं, वो सभी उपभोक्ता कहलाते हैं। सातवां प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को एक चित्र से दर्शाएं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के जो है विभिन्न घटक हैं, एक अजैव घटक और एक जैव घटक। अजैव घटक यानी जो जिसमें जीव नहीं होते हैं, जैव घटक जिसमें जीव होते हैं। अजैव घटक में जैसे मृदा यानी मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश आ जाएगा अजैव घटक में। जैव घटक जो सजीव होते हैं जैसे पौधे, जंतु, मानव और सूक्ष्मजीव, ये सब जितने भी सजीव है वो सब जैव घटक कहलाएंगे। जितने भी निर्जीव है वो सब अजैव घटक कहलाएंगे। आठवां प्रश्न है कि जैव आवर्धन किसे कहते हैं? देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा का पहले पोषीय स्तर से अगले पोषीय स्तर में क्रमशः होने वाली वृद्धि को जैव आवर्धन कहते हैं। नौवां प्रश्न है कि जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों से पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है? देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं, तो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ये लंबे समय तक हमारे हमारे पर्यावरण में रहते हैं। और दूसरा, इनका अपघटन नहीं हो पाता है, जो सूक्ष्म कणों के रूप में मिलकर पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अपघटन नहीं हो पाता है तो पर्यावरण में रह करके हमें हानि पहुंचाते हैं। तीसरा है यह जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और वायु प्रदूषण करते हैं, जो वहाँ बहुत ही हानिकारक होते हैं। 10वां प्रश्न है कि कचरा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करने को कचरा प्रबंधन कहते हैं। यानी कि जितने भी कचरे होते हैं, उसको एक जगह जगह जो है एकत्र करके उसे जो है वैज्ञानिक तरीके जैसे मिट्टी खोद करके उसमें अंदर डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता है, उसका समुचित निपटारा वही कहलाएगा, उसी को कहते हैं कचरा प्रबंधन। 11वां प्रश्न है कि ओज़ोन क्या है और इसके स्तर में अवक्षय होने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, ओज़ोन ओज़ोन यानी कि O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक गैसीय स्तर है, जो वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच फैली है। यानी कि हमारे पृथ्वी से लेकर के 15 किलोमीटर, वहाँ से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में, ये जो है वायुमंडल में यह फैली हुई है। और इसकी अवक्षय से मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के परिवर्तन को जन्म देती है। 12वां प्रश्न है कि अगर किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए, तो इसका पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यदि किसी पोषण स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए, तो पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि शेरों को मार दिया जाए,
तो घास चरने वाले हिरण की संख्या अधिक हो जाएगी, जिससे घास और वनस्पति की को खत्म कर देगी और वो अच्छे रेगिस्तान बन जाएगा। यानी क्या होगा कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर किसी जैसे मान के चलो शेर को ही मार दिया गया, तो वो शेर खाता है किसको? हिरण को। तो हिरण की संख्या अधिक हो जाएगी तो घास चरने वाली की, और वो घास और वनस्पति को खत्म कर देगी और वो अच्छे रेगिस्तान बन जाएगा। 13वां प्रश्न है कि एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या हैं? देखिए, एरोसोल रसायन के उपयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी निकलता है, जो वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर को नष्ट कर देता है। यानी एरोसोल रसायन के जो उपयोग से जो होते हैं, जो हम लोग उपयोग करते हैं, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी निकलता है, जो बहुत ही विषैला होता है। यही वायुमंडल में जो है, हमारा जो ओजोन है, उस स्तर को नष्ट कर रहा है। 14वां प्रश्न है कि जैव अनिम्नीकरणीय एवं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाएँ। देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट का जैविक अपघटन नहीं हो पाता है। यानी जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट भी है, उसका जैविक अपघटन नहीं हो पाएगा। यह अपने स्वरूप को बनाए रखता है, जैसे कीटनाशक हो जाएगा, शीशा, प्लास्टिक, डीडीटी, एल्यूमीनियम। ये सब जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है, इसका अपघटन कभी नहीं होता है। जबकि निम्नीकरणीय अपशिष्ट का जैविक अपघटन कर हम पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है। इसे हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं जैविक अपघटन के द्वारा। जैसे कागज, कपड़ा, मलमूत्र, सब्जी के छिलके, इन सबको हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। अंतिम प्रश्न है कि निचले पोषीय स्तर पर समानतः ऊपरी पोषीय स्तर की तुलना में जीवों की संख्या अधिक क्यों रहती है? देखिए, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर जो है, कुल ऊर्जा के 10% ऊर्जा का हस्तांतरण अगले पोषीय स्तर को हो पाता है। यानी कि आहार श्रृंखला में जितने भी जीव हैं, एक अगले पोषीय स्तर में 10% ऊर्जा का ही हस्तांतरण हो पाता है। अब बाकी जो बचा 90% ऊर्जा का व्यवहार विभिन्न प्रकार से हो जाता है पुनः उसके शरीर में, और इस तरह विभिन्न पोषीय स्तरों पर उपलब्ध होने वाली ऊर्जा जो है की कमी होती रहती है। इसलिए निचले पोषीय स्तरों में जीवों की संख्या अधिक होती है। तो दोस्तों, ये थे चैप्टर 8 के महत्वपूर्ण लघुत्तम प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।